औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कुछ लोग आज भी आईने पाकिस्तान को या कवानीने पाकिस्तान को महज कागज का टुकड़ा तस्वुर करते हैं, और जो लोग ऐसा तस्वुर अपने दिमाग में ला रहे हैं उन तमाम तर लोगों को बताता चलूं कि आईने पाकिस्तान और कवानीने पाकिस्तान में वाज़े तौर पर यह बात दर्ज है कि जो लोग इसकी पासदारी नहीं करेंगे या जो लोग इसके कवानीन के मुताबिक अपनी मौजूदा शहरियत को नहीं ढालेंगे तो वाज़े तौर पर वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब करार पाएंगे। ऐसे ही कुछ सूरत हाल मैं वाज़े करता चलूं कि कराची के अंदर और खासकर कराची समेत पूरे सिंध के अंदर देखने में आ रही है, और आगे आने वाले वक्तों में यह सूरत हाल मजीद खराबी इख्तियार कर जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आईने पाकिस्तान और कवानीने पाकिस्तान में वाज़े तौर पर दर्ज है कि जो सूबा सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है सबसे पहला हक भी उसी सूबे का होता है। लेकिन यहां पर सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। मैं अगर बात करूं पूरे सिंध की तो आए दिन हम ये बात देखते हैं कि जी हमें व्हाट्सएप पे या फिर मीडिया के जरिए ये बात पता लग जाती है कि आज से और मजीद 24 घंटों के लिए सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए दोबारा आप अपने अपने जो है वो व्हीकल्स के साथ स्टेशंस के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं, और आने वाले वक्तों में यह सूरत हाल मजीद खराब होगी। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले वक्तों के अंदर सीएनजी की बंदिश का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा कि जो सीएनजी 48 घंटों के लिए बंद हो रही थी वो मजीद 48 घंटों के लिए बंद हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जी कराची के अंदर भी अब से कुछ दिनों बाद सर्दी आने वाली है, और सर्दी के अंदर हम ये बात देखते हैं कि कराची समेत पूरे सिंध के अंदर गैस का एक बहरान पैदा हो जाता है, जिस पर ऑपोजिशन जमातें हो या फिर मौजूदा हुकूमत हो उनको सियासत करने का एक भरपूर मौका मिल जाता है कि जी एक जानिब कहा जाता है कि जी ये आइन की पासदारी नहीं की जा रही, वहीं दूसरी जानिब ये बात की जाती है कि ये बहरान जो कि सिंध के अंदर पैदा किया गया है ये मुकम्मल तौर पर गैर आइनी इक़दाम है और मसनूई बहरान किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा। इस पर एसोसिएशंस की नुमाइंदों की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि सूरत हाल के अंदर हम किसी तौर पर भी इस सूरत हाल को जो है वो बिल्कुल भी हम नहीं देखेंगे, और इस सूरत हाल के तनाजुर में जो मामला दिखाई दे रहे हैं उनको किसी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी पर आपको मजीद बताते चलें कि सीएनजी स्टेशंस भी अभी मजीद जो है वो बंद होने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि सीएनजी की यही लोड शेडिंग का सिलसिला आगे आने वाले वक्तों में मजीद जारी और सारी रहेगा, और किस तरह ये मामला कंट्रोल किए जा सकते हैं मौजूदा हुकूमत को इस पर नजर सानी करनी होगी और इस पर कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना होगा, क्योंकि यहां पर मौजूदा वफाकी हुकूमत के किरदार या फिर उसकी नीयत पर थोड़ा सा शक पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि हर साल अगर एक मसला पैदा हो रहा है तो हर साल उस मसले के हल के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए जाते, यह मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर या मौजूदा हुकूमत की नीयत पर सवालिया निशान पैदा करता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि जी डेंगू बुखार जो है वो मुसलसल तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल यही दिखाई दे रही है कि माहिरीन सेहत की जानिब से खतरे की घंटी बजाई गई है कि जी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर डेंगू बुखार मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और सूरत हाल 2019 से भी अबतर दिखाई देगी। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि कराची के भी 2 इलाके ऐसे हैं जिनको जो है वो हॉट स्पॉट करार दे दिया गया है डेंगू का, जहां पर डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि इनमें 2 इलाके शामिल हैं। पहला इलाका है न्यू सईदाबाद, और जबकि दूसरा इलाका जिला वस्ती है, जिसको बताया जा रहा है कि ये डेंगू मच्छर की जो है वो अफजाइश के इलाके हैं, और यहां पर वाज़ेह तौर पर देखा जाएगा कि आगे आने वाले वक्तों में यही तमाम तर सूरत हाल देखने में आएगी कि ये दोनों इलाके हॉट स्पॉट करार दिए गए हैं। आगे मजीद इलाकों में भी डेंगू मच्छर फैल सकता है, और अगर यही सूरत हाल देखने में आई तो मैं आपको वाज़ेह भी करता चलूं कि कराची समेत सिंध भर में डेंगू बुखार के मुतअद्दिद ऐसे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, खतरनाक हद तक रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर इलाकों के अंदर भी वहां के महकमा सेहत की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि
वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से जो है वो एक्सपो सेंटर लाहौर को डेंगू का फील्ड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन अब तक कराची के अंदर ऐसे वाकयात या ऐसे इकदामात देखने में नहीं आए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहिबा, इससे कबल भी आपने प्रोग्राम में यह बात की थी कि जी इसकी अफजाइश को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे, लेकिन अब तो 2 इलाके कराची के ऐसे हैं जिनको हॉट स्पॉट करार दे दिया गया है। क्या कहेंगी इस मामले के ऊपर? बिल्कुल, देखिए अभी तो ये कि अब हमारे पास डेंगू की जो सूरत हाल रोनमा हो चुकी है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब हमें इस चीज को देख के इसको हमें अब कैसे जो है कंट्रोल करना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे, अब जैसे आपने कहा कि 2 एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास कराची में डेंगू के आउटब्रेक बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं जी। तो उस हवाले से अब उसमें हमें जो है कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसमें देखें कुछ चीजें ये कि अब हमारे पास वहाँ पर जो है इस तरह की सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर हमें जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर जो उनके एक रिसोर्स कंट्रोल जिसे हम कहते हैं जी, उसको हमें देखना है, यानी कि हमें जो वहाँ की एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है जी, वो हमें करने की जो जरूरत है, यानी कि सोर्स जिसे हम कहें कि सोर्स रिडक्शन। ठीक है, देखें जब वहां पर हम देखें कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो मजीद इन मच्छरों को जो है वहां पर फैलने के लिए जो है मवाफिक माहौल पैदा कर रहे हैं, तो हम उन तमाम सोर्सेज को वहां से हम फौरी तौर पर एलिमिनेट करें, खत्म करें। जो अगर वहां पर जो है पानी के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिनमें इन मच्छरों की मजीद अफजाइश हो रही है, घरों में जो है इवन लोगों को जो है एजुकेट करें, उनको जो है अवेयर करें कि अगर उनके इर्द गिर्द ये डेंगू मच्छर जो है मौजूद है तो वो किस तरीके से इससे जो है खुद को महफूज करें। और सबसे बड़ी चीज ये कि डेंगू कोई ऐसी मुतादी मर्ज नहीं है, लेकिन ये अगर कोई एक नॉर्मल मच्छर है, अगर वो किसी एक ऐसे डेंगू से मुतासरा फर्द को बाइट कर लेता है तो उसके बाद वो जिस हेल्दी शख्स को जो है बाइट करेगा वो उसमें इसके जो है जर्म्स को ट्रांसफर कर देगा। तो उसमें हमें इस चीज को जो है कंट्रोल करना है कि अगर वहाँ पर इर्द गिर्द में हमारे पास डेंगू से मुतासरा कोई शख्स है तो उसको हम ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पर हमें रखना है जहाँ से उसके नजदीक कोई ऐसा मच्छर ना आए ताकि वो फिर और मच्छरों से जो है ये बीमारियां वहाँ पर जन्म लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सूरत हाल यहाँ पर यह भी देखने में आती है कि वो बीमारियां जो कि खतरनाक तस्वुर की जाती है उनके लिए फील्ड अस्पताल कायम कर दिया जाता है। डेंगू मरज के लिए भी जो है वो फील्ड अस्पताल पंजाब में कायम कर दिया गया है और सुनने में आ रहा है कि सिंध में भी इसकी तैयारियां हैं। इसका मतलब है कि सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। बिल्कुल, देखें सूरत हाल वाकई में जो है काफी तशवीशनाक है। यहाँ पर भी अभी ऐसे जो आपने कहा कि फील्ड हॉस्पिटल्स रेडी हो रहे हैं क्योंकि इसमें भी जो है मरीज को तरीके से हमें आइसोलेशन वार्ड में या फिर एक आइसोलेशन स्पेस में उनको जो है रखना होता है ताकि उससे फिर दूसरे जो लोग मुतासिर ना हो। ठीक है, मैं डॉक्टर सदफ अकबर, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हमें डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ज्वाइन किया है डॉक्टर शुभा लक्ष्मी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त ऐड किया। डॉक्टर साहिबा क्या कहना पसंद करेंगी, क्योंकि पंजाब में बड़े पैमाने पर इकदामात हैं, यहां पर भी सुनने में आ रहा है कि इस किस्म के इकदामात जो हैं वो आगे आने वाले वक्तों में देखने में आएंगे कि फील्ड अस्पताल जैसा कि कोरोना के लिए या फिर हेल्थ पेशेंट्स के लिए जो है वो कायम किए गए थे उसी तर्ज के यहां पर भी कायम किए जाएंगे। मतलब ये सूरत हाल माजी से थोड़ी सी मुशाबिहत कर रही है। इस 98% डेंगू के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती है जी, वो खुद ब खुद घर पे ठीक हो सकते हैं। उनको सिर्फ अच्छी मकदार में पानी की जरूरत होती है, उनका अपना हाइड्रेशन लेवल जो है वो सही रखना होता है और पैनाडोल पैरासीटामोल उनको दी जाती है बुखार और जिस्म में दर्द को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ 3% लोग ही होते हैं जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है जो कि सिवियर डेंगू से मुतासर होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो कोरोना के लिए हमने फील्ड हॉस्पिटल बनाए हुए थे उन्हीं को यूटिलाइज किया जा सकता है और उन्हीं में जो माहिर है इंफेक्शियस डिजीज के माहिर लोग हैं या जो माहिर मुआलिज वहां पे बैठे हैं, जो डॉक्टर बैठे हैं, वो इस चीज को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मैं एक और मैसेज देना चाहूंगी कि एहतियात लाजमी है। इस वक्त बारिशों के बाद हमारे पास पूरे मुल्क में जो डेंगू का आउटब्रेक है उससे हम अभी भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर
हम वहाँ जहाँ पानी जमा है उसको अच्छी तरह से डिस्कार्ड कर दे, उसको कवर करके रखें, गंदगी ना फैलाएं। शाम के वक्त या सुबह के पास जब हम घर से बाहर निकलें तो फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहने और मच्छर भगाने के जो सॉल्यूशन है वो इस्तेमाल करें, तो हम काफी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बचाव मुमकिन नहीं है और ये आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि जी डेंगू सर्विलेंस सेल जो हमारे सिंध हुकूमत के मातहत काम करता है उसके ऊपर भी काफी भारी जिम्मेदारियां इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो है वो आयद हो गई हैं। क्या लगता है दोबारा आगाही मुहिम चलानी पड़ेगी या दोबारा जो है वही इकदाम उठाने पड़ेंगे जब पहले दिन डेंगू के केसेस आए थे वो इकदाम उठाए गए थे? बिल्कुल, देखें ये बात तो है कि अभी हमें जो है जिस तरीके से लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस हमें देनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी क्योंकि अभी जैसे अभी क्योंकि डेंगू अभी देखें पूरे शहर में जो है बहुत तेजी से जो है फैल रहा है। अभी तो खाली हमने 2 इलाके आइडेंटिफाई किए, अब उसके बाद और कहाँ पर इसके जो है हमारे पास ज्यादा केसेस सामने आते हैं। तो हमें पूरे शहर में जो है इसको एक तरीके से इन तमाम जगहों को आइडेंटिफाई करना है और ये कि बहुत तेजी से जो है हमें मजीद प्लानिंग की और ये कि अवेयरनेस की जरूरत है। सबसे इससे बेसिक रोल जो है पब्लिक अवेयरनेस का ही है कि पब्लिक को मालूम होना चाहिए। हम तमाम लोगों को जो है इस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि लोगों को मालूम हो कि डेंगू से हमें जो है हम कैसे महफूज रह सकते हैं। क्योंकि सबसे बढ़कर उनके जो है एक घर का जो हमारे एनवायरनमेंट होता है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है कि वो घर में अपने ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करें, देखें और फिर उस पर खुदा ना खास्ता किसी को अगर उनके घर में डेंगू हो जाता है तो किस स्टेज पर उस पे जो है उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और फौरी तौर पर जो है उसके आपको फर्स्ट स्टेज में ही किसी न किसी डॉक्टर से जो आपके पास उसके जो है आपको जो है कंसल्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद आप टेस्ट लाजमी करना। अच्छा, एक चीज मैं इसमें एक ये भी ऐड करूंगी कि बहुत सारे लोगों का आजकल ये भी मैं कॉन्सेप्ट देख रही हूँ कि डेंगू अगर उनको एक बार हो जाता है तो उनके जहन में ये बात होती है कि डेंगू उनको दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए डेंगू की जो है 4 इसकी जो है स्टेरियोटाइप्स होती हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। तो अगर वो माजी में डेंगू के एक किस्म से जो है अगर उनका एक्सपोजर हो चुका है तो उसके बाद उनके पास 3 उसके जो है टाइप्स मौजूद होते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर उनको किसी जो है सीरोटाइप 2, 3, 4 से एक्सपोजर हो जाता है तो दोबारा से उनको डेंगू होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। डॉक्टर सदफ साहिबा में ये सवाल जो हैं वो डॉक्टर शुभा लक्ष्मी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी से, उनसे भी पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि 3% ऐसे मरीज होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है या उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में फील्ड अस्पताल कायम कर दिया गया। मतलब 3% के ऊपर फील्ड अस्पताल कायम कर दिया जाए तो मतलब केसेस की तादाद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, केसेस बहुत तेजी से बढ़े और डेंगू जो है वो अगर एक सीरोटाइप आपको इन्फेक्ट करे तो कुछ सालों बाद जो डेंगू की दूसरी वेव आती है वो ज्यादा खतरनाक होती है जी। तो डेंगू एक दफा होने के बाद दोबारा भी हो सकता है और ये एक्सपेक्टेड था कि डेंगू की जो ये वेव होगी वो पिछली वेव से ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि हम इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो और एक्टिविटी के साथ इस डेंगू वायरस को इफेक्ट करेगा और हम और ज्यादा बीमारी की शिद्दत ज्यादा देखी जाएगी। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि हम पहले ही जब मरीज को बुखार हो रहा है और उसके जिस्म में दर्द होता है तो वो उस वक्त अपने मुआलिज से रुजू करे। उस वक्त अगर उसका हाइड्रेशन लेवल अच्छा हो और पानी की मिकदार उसको सही तरीके से मिले तो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क हम कदरे हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे केसेस डेंगू के उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ही जरूरत होती है जी। हाँ, अच्छा डॉक्टर सदफ साहब, आउटब्रेक की सिचुएशन में ऑब्वियसली जहाँ पे मैनेजमेंट फैसिलिटीज इतनी नहीं है और लोग अगर बहुत ज्यादा इस तरीके से बीमार होंगे, बहुत शिद्दत से बीमार होंगे तो उनको कुछ अरसे के लिए दाखिल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि डेंगू जो है उसमें 97% लोग
10 दिन के बाद खुद ब खुद रिकवर कर जाते हैं। तो इसमें किसी एंटीबायोटिक वगैरह का रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस होता है कि जिस्म में पानी की मिक़दार को कम नहीं होने देता, तो मेजॉरिटी लोग खुद ब खुद उसी से बेहतर हो जाते हैं। किसी दवा की ज्यादा जरूरत आपको नहीं होती है। ठीक है, डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जी कैटेगरीज होती हैं, अगर सही मानों में किसी को डेंगू 1 हुआ है तो उसको 2 नहीं होगा, या 2 के जो है वो खतरात बढ़ जाएंगे, या अगर 3 हुआ है तो उसको 1, 2 और 4 के जो है वो खतरात बढ़ जाएंगे। तो ये भी बताएं ना कि जो ये आप बता रही हैं कि जी लेवल होता है डेंगू का, तो इस लेवल के अंदर क्या सारी जो मतलब अलामात हैं वो अलग अलग होती हैं, या एक जैसी अलामात को जो है वो हम देख सकते हैं? देखिए, इसके जो बेसिकली जो अलामात होती हैं वो तो जो है सबकी तकरीबन सेम होती है। अभी जैसे हम कोविड-19 के डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे थे कि पहले कोविड-19 था, उसके बाद कोविड डेल्टा वायरस आया, तो इसमें जो इसकी जो बेसिक अलामात हैं वो तकरीबन बिल्कुल सेम होती हैं कि जो है आपको बहुत तेज मरीज को जो है बुखार हो जाता है, फिर उसके साथ साथ उसकी जो है हड्डियों में पेन शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, नज़ला बुखार, और फिर उसके बाद जो है उसकी बॉडी पर जो है रेड कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब अलामात तो जो है अगर किसी भी टाइप के जो है डेंगू को वायरस हो उसमें ये सब चीजें हो रही होती हैं। और फिर बेसिकली इसके जो है चार स्टेप्स होते हैं। अगर हम किसी भी डेंगू के बुखार को करें तो पहले मरहले में जो है मरीज को बहुत तेज बुखार और सर में दर्द होता है। उसके बाद दूसरे मरहले में जो है बहुत तेज उसको जो है बड़ी आंत में, फिर जिल्द में जो है उसके बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है, जिसमें जो है मरीज को बहुत तेज उसकी जो है उसका सा समझे इम्यूनिटी लेवल भी जो है बहुत हद तक लो हो जाता है, क्योंकि और फिर उसके साथ साथ क्या होता है, अगर वो मरीज डेंगू का है तो उसके साथ साथ उसको और भी मुख्तलिफ इक़साम की जो है बीमारियां होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। और फिर जब इसके बाद हम 3rd और 4th स्टेज की बात करते हैं, फिर उसमें हम डेंगू हेमरेजिक फीवर है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है, और फिर इसी तरीके से उसके जो है ब्लड प्रेशर में भी जो है कमी आ जाती है। तो ये तमाम चीजें फिर इसमें जो है मरीज को आस्ता आस्ता करके स्टेप बाय स्टेप हो रही होती है। लेकिन अभी जैसे यही बात है कि अगर हम फर्स्ट स्टेज में इसको अगर हम आइडेंटिफाई करके किसी डॉक्टर से कंसर्न करके बाकायदा उसकी डायग्नोसिस कर लें, और फिर उसमें हमें जो है मालूम हो जाए कि इस पर्सन को जो है डेंगू का मसला है, क्योंकि डेंगू की जो है वाजे हमें जो है उसकी जो डायग्नोसिस है वो आपके जो है सीबीसी के जरिए ही मालूम होती है, जिसमें हमारे प्लेटलेट्स काउंट होते हैं और फिर उसमें WBC का रेशियो होता है, उसके जरिए हमें जो है मालूम हो जाता है कि जो है इस मरीज को जो है डेंगू का इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या इसे हेल्थ सेक्टर का फेलियर कहा जाता है कि जी वो बीमारियां जिनका इलाज जो है वो हम दरियाफ्त कर चुके हैं या पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो बीमारियां इतनी तेजी से सर उठाना शुरू हो जाए और उनके केसेस इतना बढ़ना शुरू हो जाए? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि देखें अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमें बाकायदा एक मैनेजमेंट की जो है जरूरत होती है। और जहां पर जिन एरियाज में उन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करें अगर हम, तो अगर वहां पर इन सब मैनेजमेंट की जो है कमी होगी तो वहां पर ये इस तरह की बीमारियों का एक आउटब्रेक होना तो लाजमी है। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, आप भी बताइएगा कि ये सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो गई है कि एक वक्त में जो है वो डेंगू सर्विलेंस सेल बना दिए गए, यहाँ पर जो है वो बाकायदा डेंगू वार्ड्स बना दिए गए, लेकिन दोबारा एक बीमारी जो है वो पनप रही है तेजी से, या दोबारा एक बीमारी ने जो है वो अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। किस तरह से जो है वो हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या किस तरह से हम इसको काउंटर कर पाएंगे कि नहीं जी ये हेल्थ सेक्टर का फेलियर नहीं है, या ये किसी और वजूहात की बिना से भी फैल सकता है? देखिए जी, हेल्थ सेक्टर का फेलियर इसको 100% कहना सही नहीं होगा। अच्छा, आप देखें कि बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होगा, मच्छरों की ब्रीडिंग होगी, हम घर में जो है पानी स्टोर करके लेकेंगे लेकिन उसको कवर नहीं करेंगे। जहां भी मच्छर ज्यादा होंगे आपका ऑब्वियसली गंदगी ज्यादा होगी, मच्छर ज्यादा होंगे, तो ये जो वेक्टर बोर्न डिजीजेस है इनका रिस्क हमेशा बढ़ेगा। मलेरिया भी बढ़ेगा, डेंगू भी बढ़ेगा, चिकनगुनिया भी बढ़ेगा, हो सकता है जीका भी आ जाए। तो इसमें सिर्फ हेल्थ सेक्टर को तो आप जिम्मेदार नहीं कर सकते ना, इसमें तो फिर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी जिम्मेदार करें और पब्लिक को भी जिम्मेदार करें कि वो सफाई का ख्याल ही नहीं रखती। भाई जहाँ पानी जमा है तो उसको प्रॉपर कवर करके स्टोर करें। आप अगर जहाँ पे भी जिन जगहों पे मच्छर ब्रीड करते हैं उस एरिया को कवर करें, गंदगी ना फैलाएं, पौधे जहाँ पे रखे होते हैं वहां पे पानी को आप स्टोर ना होने दें। तो सारी की सारी अगर आप जिम्मेदारी हेल्थ सेक्टर को कह देंगे और अपनी कोई जिम्मेदारी पब्लिक अपनी कोई जिम्मेदारी
महसूस ही नहीं करेगी तो आप तो दुनिया के किसी भी आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं कर सके। तो इसमें बेसिकली डेंगू कैसे फैलता है? इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। एडीज इजिप्टा एक मस्कीटो होता है जिससे होता है। आप मस्कीटो की ब्रीडिंग प्लेसेस को कंट्रोल करना सिर्फ हेल्थ सेक्टर की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, इट्स अ जिम्मेदारी ऑफ। चले मैंने मान लिया आपकी बात डॉक्टर साहिबा कि जी ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्या जो आप बता रही हैं कि मच्छरों की अफजाइश को जो है वो रोकना भी जरूरी है, क्या मुमकिन है, इतना आसान है कि डॉक्टर या फिर जो ये अमला है जो कि इस किस्म की कामों पर अपने फराइज अंजाम दे रहा है वो इतनी आसानी से मच्छरों की अफजाइश को रोक पाएगा? देखिए इसकी अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर रेन्स मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ेगी, आप पहले से अगर एक प्लान कर लें कि आपने उसके मच्छरों की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो आप ऑब्वियसली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आउटब्रेक आ जाता है, जब वायरस फैलना शुरू हो जाता है, उसके बाद स्टेप्स लेने से तो फायदा नहीं होता ना। आपने पहले से जो है आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो पहले से ये चीजों को प्रिडिक्ट करके प्लानिंग करें, पहले से अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं, पहले से लोगों को कहे कि भाई आपने प्रोटेक्शन के क्या क्या मेजर्स हैं। जैसे आप मीडिया पे डेंगू होने के बाद आप जब आउटब्रेक हो गया आप अवेयरनेस करें, इससे पहले ही आफ्टर रेन्स या इन द रेनी सीजन आप लोगों को अवेयर करें कि ये चीजें हैं, ये बीमारियां मच्छरों के काटने से और कीड़ों से लगती हैं, तो इसको बचने के लिए आपने ये स्टेप्स लेने हैं। तो ऑब्वियसली हम बेहतर तरीके से इस किस्म के आउटब्रेक्स को कंट्रोल करेंगे। सो ऑल वी नीड इज अ प्लानिंग। सही, मतलब एक बेहतर तरीके से हम प्लानिंग करें, आउटब्रेक्स को प्रिडिक्ट करें, प्लान करें और फिर उसकी कंट्रोल की स्ट्रेटेजी करें, तो हम ऑब्वियसली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हर साल आप देखते हैं कि बारिशों के बाद मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के आउटब्रेक्स होते रहते हैं। इसका मतलब कि हम सही तरह प्लान नहीं करते, प्रिडिक्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा लक्ष्मी साहिबा डाउ यूनिवर्सिटी से और सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ दीगर टॉपिक्स की तरफ भी आएंगे और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के हवाले से। तो मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि आप आज जो है वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से जो है वो रिमार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये सरकारी इदारे किसी को विरासत में नहीं मिलते, सन कोटे का कवानीन जो है वो खत्म होने चाहिए। और सन कोटे के तहत मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि सन कोटा होता क्या है। सन कोटा ये होता है कि अगर दौरान मुलाजमत किसी मुलाजिम या किसी सरकारी मुलाजिम की जो है वो मौत वाक़ई हो जाए तो उसके ही घर के किसी फर्द को उसकी जगह पर नौकरी दे दी जाती है, इसको सन कोटा कहा जाता है। लेकिन इसमें कई बार हमने ये भी देखा है कि मेरिट का कत्लेआम हो जाता है या कई बार जो है वो सीट पर बैठाया हुआ बंदा इनकॉम्पिटेंट होता है, जिसकी वजह से इदारे के अंदर खराबियां पैदा हो जाती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कानूनी माहिरीन भी अपनी वसी राय रखते हैं कि आया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वाज़े तौर पर इस किस्म के जो है वो अहकामात आ जाना या इस किस्म के रिमार्क्स आ जाना इस वक्त एक दूसरी जानिब सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है कि आया लगता है कि सन कोटे के खिलाफ भी मुस्तकबिल करीब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और कुछ माहिरीन की जानिब से यह कहा गया है कि सन कोटे का जो कानून है वो काला कानून तस्वुर किया जाता है और इस काले कानून को जो है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मुलाजिम की बलबूते पर या किसी मुलाजिम की मौत की सूरत में उसका बेटा जो है वो सीट संभालता है तो उससे जो है वो काफी नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो सीट पे बैठे हुए लोग हैं वो कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा आ गया है और बताया जाता है कि सन कोटे पर आने वाले लोग ही सबसे ज्यादा खराबियां पैदा करते हैं। इस सूरत हाल के अंदर भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से यह रिमार्क्स आ जाना वाकई ऐसी सूरत हाल की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर इस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और इस कानून को
खत्म करने के लिए इकदाम किए जा सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर अराई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अली ताहिर साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर इस सूरत हाल के अंदर कि सन कोटे के खिलाफ चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये काला कानून है, ये इस कानून को खत्म होना चाहिए क्योंकि सरकारी इदारे किसी की जाती या फिर खानदानी विरासत नहीं होते। जी बिल्कुल ठीक बात है। और इनफैक्ट जो गुल हसन की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके तहत ऑलरेडी जो स्टैंडिंग ऑर्डर थे आईजी सिंध के सन कोटा के, वो नलिटीज इन द आईज ऑफ लॉ करार दे दिए गए हैं जी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि नौकरी सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे मिलना चाहिए। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लियरली कहता है कि मजहब, रंग, नस्ल की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा किसी मेरिट वाले की नौकरी कोई ऐसा बंदा खा ले जो पहले से सरकारी अफसर का बेटा हो, तो इससे ज्यादा गैर आईनी और गैर कानूनी चीज कोई हो नहीं सकती। मगर इसके अंदर एक चीज जरूर हमने एक्सेप्शन को देखना है मोहम्मद अली साहब, और वो ये है कि जो शोधा कोर्ट है, यानी अगर कोई पुलिस वाला इन सर्विस शहीद हो जाता है तो उसके लिए तो हमने एक्सेप्शन रखनी है। और जो रूल 11A है सिविल सर्वेंट एक्ट का, वो भी यही बात करता है कि ये सन कोटा कोई चीज नहीं है कानून के अंदर, लेकिन डिसीज कोटा है। जहां पर सर्विस के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो उसका घर चलाने के लिए या तो उसकी बेवा को या उसके किसी एक बच्चे को एक छोटे ग्रेड की, ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरी दे दी जाती है। मैं समझता हूँ कि इसको और नैरो डाउन कर देना चाहिए, इसको ग्रेड 1 से लेके और 6 तक कर देना चाहिए। मगर अल्टीमेटली मैं ये जरूर समझता हूँ कि कानून में सोशल प्रोटेक्शन भी रियासत का काम है, तो डिसीज कोटा होना चाहिए। और खास तौर पे जो हमारे पुलिस वाले शहीद होते हैं या हमारे किसी भी फोर्स के जो शोधा हैं, उनके बच्चों के लिए डिसीज कोटा, शहीद कोटा जरूर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं और अपने बच्चों के वेलफेयर के ऊपर अपनी जान देते हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम उनके लिए एक्सेप्शन कानून में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब, यहां पर देखिए बात ये भी पैदा होती है ना कि अगर बाप जो है वो इनकम टैक्स अफसर था और बेटा इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो सन कोटे पर कैसे आप ऐसे बच्चे को लगा सकते हैं या ऐसे शख्स को लगा सकते हैं जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, वो इनकम टैक्स में क्या के काम करेगा? ये चीज भी तो देखना जरूरी है ना। बेहतर ये ना हो कि जी जिस लिहाज से उस बच्चे ने पढ़ाई की हुई है उसके मुताल्लिका महकमे में उसको नौकरी तफवीज कर दी जाए। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो डिसीज कोटा है ये होता है मिनिस्टेरियल जॉब्स के लिए, और मिनिस्टेरियल जॉब्स बेसिकली होती हैं जो क्लर्क बेस्ड जॉब्स होती हैं, जिनके अंदर कोई टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकलिटीज या टर्म ऑफ आर्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो उसके अलावा अलबत्ता इस कानून को मिसयूज जरूर किया जाता है, और वो तो आपको पता है कि माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो जितना बड़ा अफसर होता है वो उतने ही धड़ल्ले से कानून को मिसयूज करता है और अपने दोस्तों, अपने यारों को जो है वो नवाजता है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो ऑलरेडी इस कानून को, सन कोटा को ऑलरेडी अगेन नलिटी इन द आईज ऑफ द लॉ करार दे चुकी है। आईजी सिंध के जो स्टैंडिंग ऑर्डर थे अबाउट सन कोटा, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायलेंस करार दे दिए, और मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली मुतजाद हैं आर्टिकल 25 हमारे आईन पाकिस्तान से। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा ना सर कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये रिमार्क्स आ रहे हैं, तो क्या लगता है सर सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल करीब में इस पे कोई एक्शन ले सकती है, डंडा उठा सकती है सूरत हाल को कंट्रोल करने में, या इस कानून को जो है वो उसमें इस्लाहात लाने में, या इस कानून के खात्मे के लिए? देखिए मैं समझता यही हूँ that judges should speak through their judgments and orders. Sometimes they do speak through their remarks, but mostly they should speak through their judgments. मगर यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि कोई भी जो जुडिशियल रिमार्क होता है वो किसी लॉ की वैलिडिटी को खत्म नहीं कर सकता। रिमार्क सिर्फ एक रिमार्क ही होता है, और वो एक इम्पोर्टेंस तो जाहिर है चीफ जस्टिस साहब की बहुत ज्यादा है, लेकिन वो रिमार्क एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह सिर्फ एक रिमार्क ही होता है। अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया है जब इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन सर्विस क्लॉज के अंदर आई है। सिंध हाई कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं, जस्टिस अदनानुल करीम मेमन साहब ने बेहतरीन जजमेंट्स इसके ऊपर लिखी हुई हैं, बेहतरीन ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि अगर कहीं पे ऐसी डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है तो फौरी तौर पर
हमारे कोर्ट्स ऑफ लॉ को बीइंग द कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इनवैलिड करार देना चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब देखिए, बात यहां पर यह भी पैदा होती है ना कि चले ठीक है, सन कोटा एक अलग चीज है। दूसरी बात आपने कहा कि रंग, नस्ल, कौमियत की बुनियाद पर जो है वो नौकरियां तफवीज नहीं की जाती, ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। लेकिन सर यहां पर तो दिखाई दिया है, कई बार इस पर आवाज भी उठी है कि जी कहीं पर जो है वो कराची के डोमिसाइल वाला लड़का अप्लाई नहीं कर सकता, कहीं लाड़काना वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कहीं पंजाब वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ये सूरत हाल भी तो रही है सर। तो इसका मतलब है कि जितने इश्तिहारात अखबार में हुकूमत ने दिए हैं तो हुकूमत ने आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी की है? नहीं, देखिए जो डोमिसाइल लॉज हैं उनको आर्टिकल 27 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आईने पाकिस्तान, उसकी प्रोटेक्शन मौजूद है। और ये बेसिकली जो लोकल होते हैं किसी भी प्रोविंस के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया जाता है। तो वफाकी नौकरियां तो जितनी भी हैं वो तो एक कोटे के हिसाब से चलती हैं, मगर सूबाई नौकरियों के अंदर प्राइमेसी जो है वो अल्टीमेटली दी जाती है उस सूबे के लोगों को, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी जाती है उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लाहौर से लड़का उठ के आए और सारे जो लेट्स से फॉर एग्जांपल शिकारपुर की सारी नौकरियां ही लाहौर वालों को या पेशावर वालों को चली जाएं। तो इस वजह से डोमिसाइल लॉज मौजूद होते हैं। और ये डोमिसाइल लॉज की स्पेसिफिक आर्टिकल 27 जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज वो आइन के अंदर मौजूद है कि डोमिसाइल के तहत रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। हाँ, मगर वो रंग, नस्ल और मजहब के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। तो उसमें होता ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर 3 साल किसी शहर में रहता हूँ तो मैं वहां का पीआरसी ले सकता हूँ, और उस पीआरसी के बेसिस के ऊपर मैं वहां पे नौकरी का भी अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ इस वजह से रोका जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर नौकरियां आए तो बाहर के लोग फौरी तौर पे आके जंप इन करके नौकरी ना ले लें, बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन